नमस्कार दोस्तों, हेलो विद ए न्यू वीडियो। टुडे हरियाणा का चुनाव 2024 इस पे बात करेंगे। इलेक्शन ऑफ हरियाणा 2024 के वीडियो के साथ मेरे सहसाथी जतिन ने मुझसे कहा कि सर, हमारी अपनी स्टेट जो इतनी वाइब्रेंट है, जिसमें इलेक्शन बहुत कुछ लोगों के जीवन को प्रभावित करता है, उस पर क्यों ना एक वीडियो बना दिया जाए। हमने एक हफ्ते की मेहनत के बाद आज ये वीडियो बनाने का काम किया। मुझे विश्वास है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। हरियाणा एक वाइब्रेंट स्टेट है। हरियाणा एक पॉलिटिकल लेबोरेटरी है। हरियाणा एक इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी का मॉडल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा इतना कंपन करने वाला स्टेट है, जिसका प्रभाव एनसीआर और दिल्ली दोनों पर बहुत ही ज्यादा दिखाई देता है। इसीलिए हरियाणा को चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे एकेडेमिया हो, चाहे राजनीति हो, चाहे सामाजिक परिवर्तन हो, एक प्रयोगशाला की तरह से देखा जाता है। लोकेशन, साइट, सिचुएशन पर पहले भी बात कर चुके हैं। ब्रीफ में ये जरूर बताना चाहूंगा कि दिल्ली तभी स्थिर है जब दिल्ली के साथ लगते हुए, जिसको हम पेरिफेरी कहते हैं, वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, राजस्थान, ये स्थिर रहते हैं। हरियाणा जब से बना है, नवंबर 1, 1966 पंजाब को अलग करके जो हरियाणा बना, तब से हरियाणा सारे देश की राजनीति पे अपना प्रभाव डालता रहा है। शुरू से ही हरियाणा की पहली जो सरकार बनी, जिसके मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा थे, और उसके बाद राव वीरेंद्र सिंह बने, जो हमारी फैमिली कम्युनिटी में थे, और वो बड़ी अस्थिर सरकार रही। और इतनी अस्थिर सरकार रही जिसमें से एक कोटेशन गयालाल की वजह से, जो सुबह, दोपहर और शाम में अलग अलग पार्टी में चला गया था, जिसको आयराम और गयाराम के नाम से बहुत प्रचलित हुई ये कोटेशन। हरियाणा के 3 मुख्यमंत्री, जिनका बहुत बड़ा कद रहा हिंदुस्तान में, चौधरी बंसीलाल, चौधरी देवीलाल, चौधरी भजनलाल, इनका बहुत बड़ा कद रहा है और इनकी शैली भी अलग अलग रही है। इनका प्रभाव और स्पेक्ट्रम बहुत ज्यादा प्रभावित आज तक भी करता रहा है। चौधरी बंसीलाल को विकास पुरुष के नाम से हरियाणा में जाना जाता है। उस जमाने में कैनाल, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी का जाल चौधरी बंसीलाल ने बनाया। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जैसी बेहतरीन यूनिवर्सिटी का विकास चौधरी बंसीलाल के जमाने में आया। और कैनाल का SYL का पानी और इंदिरा गांधी कैनाल के काम ये चौधरी बंसीलाल को जाते हैं श्रेय। चौधरी बंसीलाल लिबरल जरूर थे, लेकिन जोड़ तोड़ की राजनीति जैसे आजकल चल रही है, इसके अगर आप कहें कि जनक, जिसको हम एक कल्चर कहते हैं, कांग्रेस कल्चर के नाम से बड़ी चीजें प्रसिद्ध हुई। 42 MLA जनता पार्टी से तोड़कर इंदिरा गांधी में के कांग्रेस आई में लेकर चौधरी भजनलाल गए थे। और उस समय एक MLA से पूछा कि आप
इस पार्टी में थे और दूसरे में क्यों चले गए, तो उसने ये कहा बारात जा रही थी, मेरे भी इच्छा लड्डू जलेबी खाने की आ गई तो मैं भी चला गया। चौधरी भजनलाल का एक लगभग 20 साल का बड़ा वाइब्रेंट कैरियर रहा और खास तौर से हिसार के विकास में गुरु जम्बेश्वर जैसी यूनिवर्सिटी चौधरी भजनलाल की देन है। देवीलाल के साथ अलग एक चीज रही है। चौधरी देवीलाल महेंद्रगढ़ जब जेल में थे तो कर्पूरी ठाकुर ने उनको कहा यदि कभी मौका मिले तो ये बुढ़ापा पेंशन जरूर लागू करना। ये बात मुझे मेरे राजनीतिक गुरु मनोहर लाल सैनी ने मुझे बताया था। ये स्कीम आज हिंदुस्तान में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर स्कीम हुई है वेलफेयर्स में, और हरियाणा हिंदुस्तान की एक ही अकेली ऐसी स्टेट है जिसमें 3,000 रुपए महीना ओल्ड एज पेंशन दी जाती है। यानी 3,000 बूढ़ा और 3,000 बुढ़िया को अगर पेंशन मिल जाती तो 6,000 में उनका मामूली सा सम्मान बच जाता है और अपना जीवन निर्वाह कर जाते हैं। इसके अलावा 3-4 और बड़े नेता रहे। राव वीरेंद्र सिंह बहुत इंटेलिजेंट और एक वर्सटाइल वक्ता थे, बहुत अच्छे वक्ता थे। केंद्र में कृषि मंत्री रहे, हरियाणा के सीएम रहे और दक्षिणी हरियाणा में उनकी बड़ी पकड़ रही है। मेवात रीजन में भी अपने तैयब हुसैन एक बड़े नेता रहे हैं और खुर्शीद अहमद का भी बड़ा प्रभाव रहा है। 2 नेताओं के चारों तरफ मेवात में रही है राजनीति। अब आते हैं बार बार बदलाव के साथ अगर चुनाव के इश्यूज देख लें, किन किन इश्यूज के ऊपर 2024 का चुनाव लड़ा जाएगा, एक एक चीज लेंगे हम। पहली चीज ये है कि अभी अभी नया मुख्यमंत्री बदला है, नायब सैनी बना है। खट्टर सरकार ने लगभग 9 साल से थोड़ा ज्यादा समय बीजेपी सरकार में मुख्यमंत्री के रूप में काम किया। एक नर्म मुख्यमंत्री के रूप में उनको जाना जाता है। लेकिन जिस तरह से कोई भी कार हो या मोटरसाइकिल हो, अगर डीजल की है तो 10 साल बाद और अगर पेट्रोल की है तो 15 साल बाद, उसका दोबारा से रिन्यू नहीं होती है। इसी तरह से खट्टर सरकार की हालत वही हो गई थी, खास तौर से किसान आंदोलन की वजह से, जो पुरानी एम्बेसडर गाड़ी या राजदूत मोटरसाइकिल की हो गई। ये बात सही है कि हरियाणा में जहां का जो मुख्यमंत्री बनता है वो अपने इलाके और अपनी कंस्टिट्यूएंसी को बहुत ज्यादा सींचता है। चौधरी बंसीलाल जब थे तो कहा जाता था कि सारा विकास भिवानी में हो रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा आया तो कहा कि सब कुछ रोहतक ले गए। चौधरी देवीलाल और भजनलाल आया तो उनपे ये लगता था हिसार और सिरसा के ऊपर ज्यादा विकास होता है। और खट्टर साहब के साथ भी ये बात रही कि इनके ऊपर भी ये बात रही कि करनाल को एपी सेंटर बना रखा है राजनीति का। खट्टर साहब के साथ जो इनकम्बेंसी का था फैक्टर, वो बहुत जोर पकड़ गया था और इसी वजह से हरियाणा में 10 एमपी की सीटें हैं। उन 10 एमपी की सीट में 5 एमपी की सीट बीजेपी हार गई, यानी 50% लॉस। अगर सीधा सीधा मैथमेटिक्स निकालें तो 50% अगर ले लें, हरियाणा में 90 में से 40 सीटें आई थी बीजेपी की पिछले बार लगभग,
और जेजेपी की बैसाखियों के ऊपर सरकार चलाते रहे। जेजेपी से जो बने हुए एमएलए थे उनमें आक्रोश बहुत ज्यादा था, क्योंकि मलाई जेजेपी के जो प्रधान थे वो सब कुछ अपने साथ डिप्टी सीएम का पद भी और दूसरी मलाई है वो भी अपने पास रख ली। अब बात आती है कि एक एक क्षेत्र में हरियाणा किस तरह से परफॉर्म करेगा। यहां मैं बिल्कुल ये बात साफ कर देना चाहता हूं कि ये चुनाव 2014 और 2019 जैसा बिल्कुल नहीं है। सभी पार्टियों को ताकत लगानी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, जमीन पे काम करना पड़ेगा। केवल लिंकर्स और दलालों के ऊपर सरकार नहीं बनेगी। यहां बहुत महत्वपूर्ण है जो फैसिलिटीज, जो सुविधाएं, जो विकास केंद्र से आए उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और सत्ता के पक्ष में जाता है। यदि आप देखें हरियाणा में, हरियाणा के नक्शे के ऊपर देखें तो आपको नजर आएगा कि नॉर्थ से साउथ तक विकास किस तरह से फैला है, ईस्ट से वेस्ट कहां फैला हुआ है। यहां मैं नक्शे के ऊपर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, दिल्ली और हरियाणा की सरकारें आपस में फिजूल में टकरा रही थी। कभी पानी कम है, दिल्ली में पीने का भी पानी नहीं है। अब ये हो गया कि फालतू पानी है, बाढ़ का पानी है। यहाँ एक सीधा सरल सा उपाय मिल बैठ के किया जा सकता है। जहाँ केएमपी रोड है उसके साथ ऑर्बिटल रेल आ गई, इसके साथ ये कैनाल बनाते हैं। ऑर्बिटल कैनाल बनाकर साबी रिवर, दक्षिणी हरियाणा में कृष्णावती, दोहन और साबी 3 रिवर्स हैं, इनके बेड में डाल दो। इससे साउथ हरियाणा, राजस्थान और भरतपुर डिस्ट्रिक्ट तक पीने का पानी सारे साल मिलता रहेगा और खेती और इंडस्ट्री के लिए भी काम होगा। पता नहीं नासमझी है 2 स्टेट्स की, मामूली सा काम है, इसको सॉर्ट आउट कर देना चाहिए। ये SYL की तरह से मुद्दा बनता जा रहा है, इसको एड्रेस कर देना चाहिए। यदि आप हरियाणा को देखें तो ये यमुना नदी बहती है और यमुना नदी के साथ साथ ही जीटी रोड है। जीटी रोड के साथ बड़े जो शहर है अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, गुड़गांव और फरीदाबाद, इनका बिहेवियर अर्बनाइज्ड है, यानी शहरीकरण के हैं और ये बीजेपी के गढ़ हैं। अंबाला से विज साहब जीत के आते हैं और इस क्षेत्र पे उनका बहुत बड़ा प्रभाव है। करनाल में जाट, रोड और ब्राह्मण, इनका बड़ा प्रभाव रहता है, पंजाबी सपोर्ट करते हैं। पानीपत, सोनीपत में विशेष प्रभाव है बीजेपी का और फरीदाबाद और गुड़गांव दोनों गढ़ हैं। यानी यमुना नदी और जीटी रोड के साथ बीजेपी की कोर वोटर है वो मौजूद है और यहां से एज लेती है बीजेपी। दूसरी तरफ इसका बिल्कुल अपोजिट जो वेस्टर्न हरियाणा है, जिसमें सिरसा, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़ जिले, झज्जर जिला, रोहतक जिला, जींद जिला, ये जो क्षेत्र है वेस्टर्न, इसको आप बागड़ भी कह सकते हो, जहां बारीक एलुवियम है। इसका बिहेवियर बिल्कुल हरियाणा की राजनीति को सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित करता है, बल्कि निर्धारित करता है, वो ये बागड़वाड़ा क्षेत्र है। इस क्षेत्र से ही चौधरी देवीलाल का परिवार का प्रभाव और चौधरी भजनलाल का प्रभाव यहां पर रहा है
चौधरी बंसीलाल का प्रभाव भिवानी और आसपास के क्षेत्र में रहा है। राव वीरेंद्र सिंह के और राव इंद्रजीत का प्रभाव महेंद्रगढ़ और भिवानी डिस्ट्रिक्ट और थोड़ा झज्जर में भी इनका प्रभाव है। मेवात रीजन में मेव जो लीडरशिप है उनका प्रभाव रहता है। यानी ये क्षेत्र है, ये इसके बिल्कुल समानांतर खड़ा रहता है। दोनों ये क्षेत्र वेस्ट और ईस्ट दोनों जिस समय मिल जाते हैं तो हरियाणा की सरकार बन जाती है। यहाँ एक नई चीज पैदा हो गई है, एक नई सड़क बनी है, एक्सप्रेस हाईवे मेरे शहर नारनौल से लेकर चंडीगढ़ तक, जो जीटी रोड के बिल्कुल साथ है। लोगों की आकांक्षाएं अपेक्षाएं अब वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। इस रोड के साथ बड़ी डिमांड हो गई है कि जिस तरह से नारनौल से अंबाला तक ये हाईवे बनाया एक्सप्रेसवे, इसी के साथ एक रेलवे हाईवे, एक कैनाल हाईवे, एक ऑप्टिकल फाइबर का हाईवे और एक इलेक्ट्रिसिटी का हाईवे, और बिल्कुल साथ साथ इसको एक एजुकेशनल हब की तरह एक रोड बना दे जिसपे इंस्टीट्यूशन भी बन जाए। ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, हरियाणा को एकदम उठा देगी। अब मैं आपको कोर एरिया पे ले जाता हूं, जो बीच में रोहतक हरियाणा की कहा जाता है कि पॉलिटिकल लेबोरेटरी है। रोहतक और जींद इसके साथ लगता हुआ भिवानी जिला भी पड़ता है, थोड़ा झज्जर भी पड़ता है, सोनीपत भी पड़ता है। लेकिन यही कहा जाता है कि सारी की सारी चारों तरफ एपी सेंटर अगर देखें, जो किरण देखें राजनीति की, तो गढ़ जिसको कहेंगे वो रोहतक है। कारण है इसका कि रोहतक में एक पुरानी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी हो गई, मेडिकल यूनिवर्सिटी हो गई और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन आ गए रोहतक। यहाँ विशेष एक बात बताना चाहूंगा कि पार्लियामेंट की सीट रोहतक में एक विशेष बात होती है कि जाटूसाना और रोहतक कंस्टिट्यूएंसी इसको इतना प्रभावित कर जाती है कि जो भूपेंद्र हुड्डा अगर रोहतक और कोसली कंस्टिट्यूएंसी में अगर अपना प्रभाव कमजोर कर देते हैं तो पिछले बार अपनी सीट भी खो दी थी। इसलिए सबको साथ लेके चलने की राजनीति का महत्व अब बढ़ गया है। केंद्र सरकार की अगर योजनाएं देखें, उनका प्रभाव देखें, तो हरियाणा को बहुत कुछ मिला है इस 10 साल में। जो कोटपुतली नारनौल से लेकर अंबाला तक एक्सप्रेसवे मिला, और हरियाणा को एक और पंजाब से होता हुआ चौटाला गांव से एक और एक्सप्रेस जो गुजरात एक्सप्रेसवे जाता है वो मिला। और ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है जो हाईवे के साथ इस समय जुड़ा नहीं हो। यानी सड़कों का जाल बिछ गया। इसमें कोई दो राय नहीं, टोल जब जेब से ज्यादा दिया जाता है तो थोड़ा सा पिंच भी करता है, लेकिन हाईवे का जाल हरियाणा में, क्योंकि दिल्ली के साथ है, दिल्ली को की रीच करने के लिए हरियाणा को सबसे ज्यादा सड़कें मिली है। यहां एक दूसरा फैक्टर काम बताता हूं मैं आपको कि केंद्र सरकार के जो दूसरी नीतियां हैं उनमें रेलवे का योगदान हरियाणा के कम्युनिकेशन पे बहुत पड़ता है। और अभी तक जितनी जो फास्ट ट्रैक्स हैं और जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, ये भी लोगों को बहुत कुछ विकास में योगदान देगा। नारनौल में बनने वाला लॉजिस्टिक हब का काम जितना तेजी से बढ़ना चाहिए था वो अभी तक नहीं बढ़ा है। केंद्र सरकार की नीतियों में और राज्य सरकार की नीतियों में एक कोऑर्डिनेशन अगर होता है तो पॉलिटिकल पार्टीज को फायदा होता है। मैं 3-4 फैक्टर्स जो इस चुनाव को प्रभावित करेंगे, उनमें एक बड़ा जो फैक्टर काम कर रहा है वो है हरियाणा एक कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान राज्य है। और हरियाणा
में किसान जब से जीटी रोड के ऊपर बैठा रहा है तो उसका प्रभाव आगे आने वाले चुनावों पे, पार्लियामेंट के चुनाव में हमने देख लिया। अगर एमएसपी को लीगल गारंटी नहीं दी जाती है तो इसका प्रभाव चुनाव पे दिखाई देगा। इसके अलावा इन्फ्लेशन का रेट अगर कंट्रोल में रहता है तो सरकार को फायदा होता है। इन्फ्लेशन इस समय, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, अंडर कंट्रोल है, लेकिन जितना होना चाहिए खाने पीने की चीजें और आम जरूरत का सामान है वो हरियाणा के चुनाव को प्रभावित करेगा। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आप कितना भी छुपा लो वो दिखाई देती है। लाख छुपाए छुप न सकेगा, राज ये इतना गहरा, असली नकली का पता लग जाता है। आप कुछ भी कर ले, कुछ बातें नजर आती है। दक्षिणी हरियाणा में कुंड मनेठी माजरा में बनने वाले एम्स को 10 साल तक सरकार, विशेष तौर से हरियाणा सरकार रोक के बैठी रही और जब चुनाव आया तब थोड़ी क्लियरेंस दी है, मामूली से बाउंड्री वाल का काम शुरू हो गया। नारनौल में बने हुए आयुर्वेदिक कॉलेज को 8 साल तक बिल्डिंग पड़ी रही। वहां जब कोरोना काल आया तब एडमिशन शुरू किया और अब हुआ, यानी लेट लतीफी का नुकसान चुनाव में होता है। नारनौल में बनने वाले मेडिकल कॉलेज है उसमें अभी तक दाखिले शुरू नहीं हुए हैं। दक्षिणी हरियाणा में मेरे शहर नारनौल की एक बड़ी डिमांड हमेशा से बनी रही है और सभी पार्टियों ने धोखा दिया है नारनौल को। नारनौल को एक विश्वविद्यालय चाहिए, एक यूनिवर्सिटी चाहिए, स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए नारनौल में, वो अभी तक नहीं दी गई है और इसका खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ता है। ये दक्षिणी हरियाणा है जो सारी जगह की वो काउंट होते हुए आएंगी सीटें और आखिर में ये 10-12 सीटें हैं ये सरकार बनाती है। तो सरकार की आंख खुल जानी चाहिए थी कि यहाँ जो सिविल लिबर्टी देनी है वो दे देनी चाहिए थी। इसके अलावा अगर आप देखें बेरोजगारी की समस्या, अग्निवीर का इश्यू, ओल्ड पेंशन स्कीम, ये ऐसे बिंदु है जो बहुत बड़ी संख्या में नागरिकों और एम्प्लॉइज को प्रभावित करते हैं। जब बहुत बड़े अमाउंट केंद्र सरकार के पास जीएसटी का इकट्ठा हो रहा है, डिंग भी मारते हैं, तो एम्प्लॉइज का हक क्यों मार रहे हैं? इतनी अनपॉपुलर है अग्निवीर, वो 4 साल नौकरी में रख के असुरक्षित अगर करते हो तो वो नौजवान का आगे का कैरियर है वो स्टेबल उसको नजर ही नहीं आता। और रोजगार आप दे ही नहीं रहे हैं, कितना भी आप छुपा लें, सारा काम कॉन्ट्रैक्ट पे चल रहा है। हमारे पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में जहां 125 रेगुलर प्रोफेसर होते थे किसी जमाने में, आज रेगुलर फैकल्टी तो 12-13 आदमी है, बाकी सब कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। और ये उसी तरह से हो गया है जैसे कोई ठेके पे मैरिज प्लेस चला रहा हो। आप कोचिंग सेंटर्स में पैरेलल कॉलेज चल रहे हैं, कॉलेज में या तो बच्चे आते हैं तो घूम फिर के चले जाते हैं। इसका प्रभाव दूरगामी होगा। हॉस्पिटल्स की स्थिति हरियाणा में अच्छी नहीं है। हेल्थ, एजुकेशन, 2 ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो दिल्ली की सरकारें
बड़ी बड़ी बातें करती है और कुछ सच भी है। हरियाणा की बीजेपी सरकार ने हेल्थ और एजुकेशन दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जितना काम करना चाहिए था उतना काम नहीं किया। यहां लोगों का एक इकबाल सरकार ने खो दिया है लगभग। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की भर्तियों और एसएसबी की भर्तियों में पेपर लीक के मामले बहुत दर्दनीय दिखाई दिए। नौजवानों की इच्छा और आकांक्षाओं के ऊपर सरकार इस मामले में कम से कम खरी नहीं उतरी है। पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स की क्वालिटी, एसएसबी के मेंबर्स की क्वालिटी बहुत ही हल्की है और इसीलिए उनके काम और करतूत, मैं फिर दोबारा बोल रहा हूं, काम और करतूत अधोस्तर के रहे। सारा एल्गोरिदम रोजगार का वो ऐसे हो गया है जैसे बाजार में बिस्कुट बिकता है। भ्रष्टाचार अंडर कंट्रोल नहीं है, ब्यूरोक्रेसी काबू में बिल्कुल नहीं है। एक गुट ब्यूरोक्रेसी का हरियाणा पे राज कर रहा था और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो जैसे एक्साइज है और माइनिंग है, ये ऐसे बिगड़ेल डिपार्टमेंट हो गए हैं जो सिर्फ लूट और लूट पर ही चल रहे हैं। हरियाणा को नई चेतना अगर देनी है तो नई ऊर्जा के साथ, नए नेतृत्व के साथ, नए गठबंधन के साथ सरकारों को आगे आना पड़ेगा जो लोगों के दिलों के ऊपर राज करें। अलग अलग पार्टी वाइज मैं डाइसेक्ट करना चाहूंगा। बीजेपी के अंदर एक बीजेपी है, कांग्रेस के अंदर एक कांग्रेस है। बीजेपी है वो बीजेपी को हराने का भी काम कर रही है, कांग्रेस है कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस को हराने का भी काम कर रही है। यानी जिसको गुड़ की डली मिल जाती है वो तो खुश है, जिसको नहीं मिलती वो दूसरी पार्टी में जाने की कोशिश करता है। ये तकरीबन ऐसा हो गया है, बीजेपी का नाम हो गया भारतीय जनता कांग्रेस, बीजेसी हो गया, क्योंकि जितनी सीटें हैं उसमें से लगभग 1/3 तो बाहर से आए हुए लोग हैं और उससे मूल जो पार्टी है उनके जो कार्यकर्ता हैं उनमें रोष पैदा होता है। इसके अलावा कांग्रेस की भी यही हालत है। कांग्रेस में जिसको टिकट नहीं मिलती है वही मुंह फुला के दूसरी तरफ चला जाता है। ये ऐसी चीज हो गई है जो जिसको हम कहेंगे जैसे मिक्स्ड दाल हो जाती है ना, सब्जी किसकी है, सारी दालें मिला के, सारी सब्जियां मिला के एक मिक्स वेजिटेबल बन जाती है। इस तरह से राज करती। हरियाणा में एक ही पार्टी राज करती है, उसको कहते हैं राज पार्टी। वो मिक्स वेजिटेबल की तरह से होती है। हरियाणा का आदमी इस समय बहुत प्रसन्न है। उसका कारण है सरकार ने धड़ाधड़ इस समय नौकरियों की पेशकश भी की है। किसानों के खाते में 2000 रुपए भी डालने की कोशिश की है। 5 किलो अनाज वाले हैं वो भी निश्चित होके बैठे हुए हैं। और जहां पर चाय की दुकान है और ताश खेलने वाले और हुक्का गुड़गुड़ाने वाले हैं वो भी सारे दिन चट रहते हैं, नए नए डायलॉग बोलते रहते हैं। हरा भरा हरियाणा अगर आप इस समय देखोगे तो उसका कारण है एक वाइब्रेशन हरियाणा में। एक बात और है हरियाणा के वोटर की, हरियाणा का वोटर मरोड़ नहीं छोड़ता। ये डायलॉग श्रीमती सुषमा स्वराज का
मैंने एक पॉलिटिकल मीटिंग में सुना था, मरोड़ नहीं छोड़ता। और अगर सरकार 10 साल में जैसे बल जेवड़ी जो बढ़ लेती है, अगर वो बढ़ ले लिया है, कुछ मरोड़ ले लिया है, तो चुनाव में वोटर्स का जब सामना करेंगे तो मरोड़ निकलती हुई दिखाई देगी। चुनाव जितने बार होते हैं उतनी बार अच्छा होगा, उतने बार ही लोगों की पीड़ाएं कम होंगी। अगर चुनाव नहीं होता तो सरकारें ओल्ड पेंशन नाम के ऊपर सुनना ही नहीं चाहती। अगर चुनाव दिखाई नहीं देता तो रोज नौकरियों और रोजगार की एडवर्टाइजमेंट पता नहीं दिखाई देती या नहीं देती। अगर चुनाव नहीं होते तो सारे के सारे काम कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज से करवाते रहते। अगर चुनाव नहीं होते एमएसपी के बारे में, किसान के बारे में सोचा ही नहीं जाता, भूल चुके थे किसान कहां पर है। अगर चुनाव नहीं होते तो SYL का पानी जो हरियाणा का है, हक है, हम बार बार कहते हैं SYS का मतलब है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी है SYL अगर नहीं जोड़ी जाती तो ये नकली सरस्वती नदी बनाने से कोई फायदा नहीं है। दक्षिणी हरियाणा के लोगों की आंख में से भी पानी सूख गया है। वो बाट जो रहे हैं कि कब SYL का पानी दक्षिणी हरियाणा के खेतों में आएगा। और एक और बात जो बड़ी बताना चाहूंगा वो ये है कि जो अंदर खाते आपस में अलायंस करते हैं, उसको आप ये कोई चीज कह लो, आप चाहे बैसाखी कह लो, चाहे लंगड़ी टांग कह लो, इन चीजों को सब समझते हैं। वो जमाना नहीं रहा कि अंदर खाते जो चीजें हो जाती हैं वो लोगों की समझ में नहीं आती। चाहे देवीलाल के साथ निकली हुई पार्टियां इनलो और जजपा हो, और चाहे बसपा हो, इनका अलायंस आपस में चुनाव तक किस तरह से रहता है और अल्टीमेटली ये कहां पर अब मदद करने जा रही है, ये चीज लोगों की समझ में है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि BCA और BCB, SCA और SCB, ये जो टुकड़े किए हैं इसका प्रभाव इस चुनाव में नजर आएगा। मंडल और कमंडल की राजनीति, कमंडल बटा मंडल अगर कर देते हैं तो मंडल से मंडल कट जाता है, कै बन जाता है, और कै को लोग कै कबूतर बनाते हैं। ये जो राजनीति आई है, जो रिजर्वेशन छेड़ी है, इसका प्रभाव इस चुनाव में देखना है। 4 स्टेट का चुनाव होना था, जम्मू कश्मीर और हरियाणा का चुनाव पहले हो रहा है, इसकी भी अलग अलग किस्म की व्याख्या हो रही है। और इस आज ही ये खबर छप के आई है कि हो सकता है चुनाव कुछ दिन और आगे बढ़ा दें, सरका दें। ये उसी तरह से है जैसे कोई रेलवे का एम्प्लॉय लेट हो गया और गाड़ी को थोड़ी देर और रोक दिया जाता है या चेन खींच दी जाती है, या किसी मास्टर जी का बच्चा पेपर में अपीयर हो रहा हो, उसका पेपर ठीक नहीं हुआ हो, उसको 5-10 मिनट में और नकल करवा देते हैं। ये इस तरह की बात हो रही है। ये लिपा पोती से, ये अटकी सटकी से, ये लुका छुपी से चुनाव नहीं जीते जाएंगे। चुनाव जीते जाएंगे सशक्त योजनाओं से, लोगों में भाईचारा बढ़ाकर, लोगों को पब्लिक वेलफेयर की योजनाओं के साथ जोड़कर, और सबसे ज्यादा जरूरी है अपनत्व दिखाकर। हरियाणा की सरकार केंद्र की सरकार की योजनाओं के साथ मिलकर, जो कहते रहे कि 2 इंजन की सरकार है और अगर नीचे भी म्युनिसिपल तक चली जाती तो 3 इंजन की भी सरकार कहने लग गए थे। लेकिन धरातल पर बात यह है कि हरियाणा का इकबाल, हरियाणा का मूड, हरियाणा की इच्छाएं और आकांक्षाएं अभी तक
सरकार की योजनाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ती हुई नहीं दिखाई दे रही है, जिसका प्रभाव चुनाव में दिखाई देगा। वक्त रहते बीजेपी ने अपने पार्टी के अंदर अपने केडर में लोगों के साथ पैठ बनाकर टैलेंटेड लोगों को टिकट देकर अगर चुनाव नहीं लड़ा तो नुकसान हो सकता है। दूसरी तरफ यही बात अपोजिशन के साथ भी है, जिसमें इंडिया गठबंधन इस समय हरियाणा में मुख्य चुनाव धारा के साथ जुड़ा हुआ है। अगर अरविंद केजरीवाल की आप पार्टी अपनी पूरी ताकत से लड़ती है, केजरीवाल साहब जेल के अंदर है, इसका प्रभाव निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा हरियाणा पे। अरविंद केजरीवाल बाहर होता तो 10 से 15% वोट आप पार्टी के खाते में जा सकती है, लेकिन फिर भी आप पार्टी एक अपना वर्चस्व इस बार चुनाव में दिखाएगी जरूर। और अगर 10% वोट को प्रभावित कर जाती है तो हरियाणा की सरकार बनाने में और बिगाड़ने में, खेल बिगाड़ने में आप पार्टी का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। इसको विचार की पार्टी कहा जाता है। मैं फिर वही बातें दोहराते हुए कि हरियाणा एक जिंदा दिल, हरियाणा एक खुश दिल राज्य है और हरियाणा का एक बहुत बड़ा जो पहलू छूट गया था वो स्पोर्ट्स के साथ जुड़ा हुआ है। विनेश फोगाट का जो मामला है उसने सरकार के इकबाल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। समझें, हरियाणा का आदमी कम से कम महिलाओं का अपमान बिल्कुल सहन नहीं कर सकता। हरियाणा अपनी बेटियों को बड़ा पकड़ के रखता है। क्या कारण है कि सारे देश में सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा लेके आया है? और ये बात बार बार कही जाती है कि हरियाणा का स्पोर्ट्स का जो बजट है उससे गुजरात का जो स्पोर्ट्स केंद्र से मिला है पैसा, गुजरात को 7 से 8 गुना ज्यादा मिला है। ये बेईमानी कब तक चलेगी? मेडल कहीं लेके आते हैं, स्टेडियम कहीं बनाते हैं, सुविधाएं एक जगह देते हैं, मेडल दूसरी जगह लेके आते हैं। आप जो मेहनत करते हैं उसको मेहनताना दो, आप जो मेडल लेके आते हैं उनको सम्मान दो, आप जहां पर मेडल लेके आते हैं वहां पर स्टेडियम बनाओ। आज तक वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर स्पोर्ट्स का जैसा पंजाब में NIS में बना हुआ है, पटियाला में, वैसा हरियाणा में क्यों नहीं बनाया है? हरियाणा में कुश्ती की, कबड्डी की, मार्शल आर्ट्स की जो इंस्टीट्यूट है वो अभी तक क्यों डेवलप नहीं की गई है? पैसा लगता है। हरियाणा के हाईवेज के साथ अच्छे स्पोर्ट्स स्टेडियम, अच्छे स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट खोलने आवश्यक हैं और इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की भागीदारी आवश्यक है। आखिर में मोटी बात बता देता हूं। 10, बेरोजगारी के मामले में हरियाणा सरकार विफल रही है, सबको पता है, भुगतना पड़ेगा। महंगाई अंडर कंट्रोल रखनी पड़ेगी, इस बात का लाभ और हानि देखना पड़ेगा। महिलाओं के साथ जो स्पोर्ट्स में है किया है
विशेष तौर से विनेश फोगाट के साथ इस बात का चुनाव पे प्रभाव पड़ेगा। एमएसपी की गारंटी, लीगल गारंटी अभी तक नहीं दी है। किसानों का जो आंदोलन दिया हुआ था उसका प्रभाव चुनाव पर पड़ेगा। एसवाईएल का पानी जो हरियाणा में नहीं दिया है उसका प्रभाव पड़ेगा। जो एम्स कुंड मनेठी माजरा में खोलनी चाहिए थी उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं किया। जो लॉजिस्टिक हब है उसको डिले किया हुआ है। और जो मेडिकल कॉलेज नारनौल में एडमिशन अभी तक नहीं किए हैं, नारनौल में जो विश्वविद्यालय नहीं खोला गया है, इसका प्रभाव पड़ेगा। जो महंगा खाद, महंगी बिजली और सस्ता अनाज जो खरीदा जा रहा है, इसका प्रभाव पड़ेगा। जो दिल्ली साथ लगती हुई स्टेट है जिसमें महिलाओं को फ्री ट्रांसपोर्ट दिया हुआ है, अच्छे स्कूल बनाए हुए हैं, अच्छे अस्पताल बनाए हुए हैं, तेलंगाना स्टेट ने भी महिलाओं को फ्री कर दिया है, उसका प्रभाव, उसका संदेश भी हरियाणा के चुनाव को प्रभावित करेगा। हरियाणा में आपस में जो भाईचारे, यानी एक रिलीजन को दूसरी रिलीजन से लड़वाना, एक कास्ट को दूसरी कास्ट से लड़वाना, इस बात को समझ गए। हरियाणा हुक्के की संस्कृति वाला राज्य है, भाईचारा वाला राज्य है। समझते हैं भाईचारा कौन पर खराब कर रहा है, इस बात को याद रखेंगे, इसका नुकसान होने वाला है। और हरियाणा में जो भागीदारी क्षेत्र से और स्टेट की केंद्र में होनी चाहिए, यहां से एमपी बनती है और मंत्रालय की जो बड़े मंत्रालय केंद्र सरकार में वो हरियाणा को नहीं दिए गए हैं, जो दिए जाने चाहिए थे, उसका प्रभाव दिखाई देगा। और ये जो दरी बिछाने वाले नेता हैं, जो लिंकर हैं, जो दलाली का भी काम करते रहते हैं, जो पद भी ले बैठते हैं, ये पार्टियों को फायदा नहीं करते हैं। पार्टियां चलती हैं इकबाल से, ट्रस्ट से, काम से, भाईचारा बढ़ाने से, और सबसे बातों बातों में नहीं, आप लोग की योजनाएं लोगों के हेल्थ, एजुकेशन, रोजगार, इनके और सुरक्षा और न्याय, 5 ये वेरिएबल हैं। फिर बोल रहा हूं, एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, जस्टिस एंड सिक्योरिटी, ये 5 ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनको अगर सरकार एड्रेस नहीं करती है तो लोग उस तरह से उल्टा करते हैं, जैसे लोटे को उल्टा कर देते हैं, सारा पानी निकल जाता है। इस बार बड़ा मजबूत चुनाव लड़ा जाएगा। इस बार आगे आने वाले जो राजनीतिक पथ है उसकी पगडंडी बनाई जाएगी। हम इस पर्व में, चुनाव पर्व में, सभी हरियाणा वासियों को के चेहरे के ऊपर एक प्रसन्नता की, एक मुस्कुराहट की छाप देखना चाहते हैं। हरियाणा में एक पुरानी कहावत है, बिना काम करने वालों की, बिना काम करने वालों की कीमत एक छदाम, बिना काम करने वालों की कीमत एक छदाम, जगत में बड़ा बताया काम। वोट लेनी होती है तो यहाँ काम करना ही करना पड़ेगा, काम दिखाना ही दिखाना पड़ेगा, और काम ऐसा करना पड़ेगा जो काम बोल ले। इसी संदेश के लिए फिर वही बात कहूंगा, सत्यमेव जयते, सर्वमेव जयते। जय हिंद।